जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। आज का हम लोगों का टॉपिक मेन से रिलेटेड है, हालांकि कुछ इसमें प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको देखने से पहले अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो देखना, तभी जाकर आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा और आसानी से समझ में आएगा और इसी से आपका बेस बनेगा। इंग्लिश में भी बताऊंगा, इंग्लिश वाले भी साथ में बने रहना। और साथ ही साथ बोर्ड छोटा है इसलिए हम कम चीजें लिख पाते हैं, दोबारा हम वापस लिख के फिर करते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। एकदम ऐसा मत सोचना कि सारी चीज पढ़ाएंगे, सारी चीज होगी दोस्तों। ज्यादा अपन इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग किस पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बना, तो उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है। इतना टाइम लिया तो कुछ तो स्पेशल चीजें होंगी, तो बात को समझना। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर हमको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे और 11 मार्क्स का क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 11 नंबर वाला प्रश्न को आप कैसे डील करोगे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और इसी एक प्रश्न से, ये 11 वाले के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको, इसी एक प्रश्न से 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले कम से कम 10 क्वेश्चन बाहर निकल के आएंगे, और उन 10 क्वेश्चन से और 5 क्वेश्चन बाहर निकल के आएंगे। ये आज आपको समझ में आएगा। सबसे लंबा लिखित संविधान, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिटन। कैसे, ये लिखा 3 नंबर में लिखने के लिए आएगा आपको कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का, बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो कैसे, देखो हमारे संविधान में 22 भाग है, वर्तमान में 25 माने गए। 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल थे, अब 475 से भी ऊपर हो गए हैं। 8 अनुसूचियां थी, 8 स्केड्यूल थे, अब कितने हो गए, 12 स्केड्यूल्स हो गए हैं। एक प्रस्तावना, एक प्रियम्बल है, जो कि क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसके आधार पर बनी है। फिर एकल संविधान है, किसके लिए, सेंट्रल के लिए भी और स्टेट के लिए भी। ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन कंप्लीट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब आप विशेषताएं पढ़ रहे हो वहीं से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखें तो ये तो प्रीलिम्स के काम का है कि संविधान जो है लिखित होते हैं और अलिखित होते हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अमेरिका का रिटन है, लेकिन ब्रिटेन का कैसा, अलिखित संविधान है। कुछ संविधान अलिखित भी होते हैं। फिर उसके बाद में बात करें कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, तो अमेरिका का। मात्र उसमें कितने आर्टिकल है, 7 आर्टिकल है, ये भी आप लोगों को समझना है, ठीक है दोस्तों। फिर सेकंड बात देखें, 3 मार्क्स का तो कंप्लीट हो गया। अब पूछ ले आपसे कि इतना कारण क्या है कि इतना विस्तृत संविधान बन गया या बनाया गया, बन गया है, बनाया गया है सोच करके, तो इसके पीछे के कारण भी हम लोगों को पता होना चाहिए। 3 मार्क्स में अपने आप में कारण भी आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी जो आपने टेस्ट दिए उसमें कुछ लोगों ने 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक एक पेज लिख दिए हैं। एक पेज नहीं लिखना, आपको 3 पॉइंट्स लिखना है, बहुत से बहुत मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखना है, इतने में खत्म करना। 10 शब्द बोला है। 5 मार्क्स वाले में एक पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, 5 से 6 पंक्तियां बोली है। 11 मार्क्स वाले में 2.5 से 3 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 11 मार्क्स वाला बना देते हो, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। कारण पूछे आपसे तो क्या है, देखो सबसे बड़ी बात है भौगोलिक कारण की हम बात देखें तो भारत का विस्तार एवं विविधता। भारत का विस्तार बहुत बड़ा है, इसलिए इसको उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। एशिया महाद्वीप के अंदर इसको उप महाद्वीप कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर विविधताएं बहुत ज्यादा पाई जाती है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हमारे यहाँ विविधता है ना। तो धर्म, जाति की हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा विविधताएं हैं, और कुछ जगह पर भाषा के आधार पर हमारे यहाँ पर विविधता है। तो इसी वजह से हमारा संविधान क्या हुआ, विस्तृत हुआ। फिर ऐतिहासिक प्रभाव, ऐतिहासिक प्रभाव के तौर पर देखें तो इतिहास का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना लाजमी था। 1935 का जो एक्ट था उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। पुराने जमाने में एक कहावत चलती थी, आजकल वो कहावत जो है वो क्या होता है, गलत साबित होती जा रही है धीरे धीरे। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, और मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनता अब तो। लेकिन इतिहास का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है कहीं ना कहीं। मेरे बेटे का भी, मेरे बेटे के ऊपर भी असर पड़ेगा। मैं पीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो उसके ऊपर असर आएगा ना। तो 1935 का इसके ऊपर असर पड़ा, इसलिए क्योंकि वही अपने आप में इतना बड़ा था 1935 का एक्ट, तो ये तो बड़ा होना ही है। फिर उसके बाद में एकल संविधान, हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए, स्टेट के लिए, और उसके बाद में आपके क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी के लिए, राज्य के लिए, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए हमारे पास में एक ही संविधान है। अमेरिका में 2 संविधान, राज्य का अलग और केंद्र का अलग, संघ का अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पर एकल संविधान है, इसलिए बड़ा होना लाजमी था। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, जानकार लोग हैं तो एक एक शब्दों के ऊपर क्या है उसको विस्तृत से समझाएंगे, विस्तृत से चीजें होंगी। संविधान सभा की जो असेंबली, संविधान सभा जो हमारा डिबेट्स है, वहां पर आप जाके देखोगे तो एक एक चीजों के ऊपर इतना ज्यादा विचार विमर्श हुआ। तो संविधान सभा में विशेषज्ञ थे कौन, कानून विशेषज्ञ, तो इसलिए लंबा हुआ ये। अब 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हुए, साथ में संविधान की विशेषता वाला भी टॉपिक प्रिपेयर हो रहा है, और 5 मार्क्स वाला पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर। संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। 5 मार्क्स में आएगा, 3 में नहीं आएगा। कारण सहित स्पष्ट कीजिए।
5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरी विशेषता देखो, विभिन्न स्रोतों से विहित इंपॉर्टेंट सोर्स कहाँ से हम लोगों ने लिए हैं। बहुत सारे सोर्सेस हैं इसके, अमेरिका से लिया, जर्मनी से लिया, जापान से लिया, ब्रिटेन से लिया, 1935 के एक्ट से लिया, कनाडा से लिया, आयरलैंड से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया। इसका डेडिकेटेड वीडियो अलग से डला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्री प्लस मेंस वाले में आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो विभिन्न स्रोतों से विहित है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। बहुत सारी जगह से हमने लिया है, तो वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको इजीली क्लियर होगा फंडा। यहाँ पर हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय, ब्लेंड टू रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय, ब्लेंड टू रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगा, इस बात को समझो कि लचीला और कठोर का जो समन्वय है, सम्मिश्रण है, नम्यता और अनम्यता का सम्मिश्रण है, वो किस आधार पर हम कहते हैं। तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है उसी के आधार पर हम उसको कठोर या लचीला कहते हैं, या दोनों का सम्मिश्रण कहते हैं। किसी भी चीज में अगर आप परिवर्तन कर सकते हो, या किसी भी चीज में आप परिवर्तन बहुत कठिनाई से करते हो, या किसी भी चीज में आप दोनों के मिश्रण के साथ कठिनाई करते हो, तो हम उसको कहते हैं लचीला और कठोर। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, कठोर संविधान अमेरिका का, लचीला ब्रिटेन का, और दोनों का समन्वय भारत का संविधान है। क्योंकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना बहुत आसान है, तो लचीला हो गया। भारत में कठोर भी है, लचीला भी है, तो ये क्या हो गया, दोनों का मिश्रण हो गया। एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, लेकिन अभी क्लियर समझो। संशोधन आधार हो गया, और ये संशोधन की प्रक्रिया कहां दे रखी है, आर्टिकल 368 में दे रखी है। कैसे, हमारे यहां पर संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से। अगर आपसे पूछे कि संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया है, तो 3 प्रक्रिया, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। मतलब सिंपल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी के साथ में स्टेट का भी क्या चाहिए, हमको समर्थन चाहिए, आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। तो कुछ संविधान संशोधन, जैसे जम्मू कश्मीर को हमने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, साधारण बहुमत से हो गया। फिर उसके बाद में यदि हम लोगों को राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है, तो उसमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन चाहिएगा। अगर उसमें क्या बोलते आपके राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना है, तो हमको इस तरीके से राज्यों का समर्थन चाहिए होगा। मूल अधिकार में हम लोगों को करना है चेंजेस, तो हमको विशेष बहुमत लाना पड़ेगा। तो चेंजेस अगर अपने को करना है, तो वह संशोधन प्रक्रिया के आधार पर ही हम इसको कठोर और लचीला कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे आप लोगों ने देखे रूढ़िवादी व्यक्ति होते हैं, उनकी सोच बदलना बहुत कठिन होता है, मतलब उनमें परिवर्तन लाना बहुत कठिन है। और कुछ लोग कैसे होते हैं, एकदम फ्लेक्सिबल, बहुत ही आसानी से चेंज हो जाते हैं, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से। और कुछ लोग कैसे होते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल है और थोड़े रिजिड है, थोड़े कठोर है और थोड़े लचीले है। वो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग इसलिए बोल रहा हूं, जो मेरे दोस्त मेरे साथ में मिलते तो बताएंगे हाँ सचमुच में थोड़ा मिश्रण है इसका, कठोर भी नहीं है और लचीले भी नहीं है अपन के एकदम से चेंज हो जाए। परिस्थितियां और समय बदलता नहीं है चीजों को, हाँ ये ध्यान रखना आप समय के हिसाब से कि हवाओं के इशारों पर बहता नहीं चला गया मैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। आया होगा, मुझे लगता है फंडा क्लियर होगा। चौथा पॉइंट मोस्ट टाइम की है, बच्चे इसको क्या करते हैं, इस लाइन को रट लेते हैं, इस लाइन को रट लेते हैं। आगे वाले जो पॉइंट्स आने वाले हैं, इसके बाद वाले जो 4 पॉइंट्स और रहेंगे, बच्चे उसको सिर्फ रटते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं ये कि बहुत सारे बच्चे उसको रट लेते हैं। आज आप समझना इसको कैसे। एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ये लाइन ही अपने आप में आपको 5 क्वेश्चन दे के जाएगी मेंस में, 5 मार्क्स वाले, 11 मार्क्स वाले, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन देके जाएगी। समझना कैसे, एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, क्योंकि हमारा पेपर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें विशेषता स्पेशली लिख के रखा हुआ है संविधान की विशेषता मेंस में, इसलिए हम लोग इसको काफी डिटेल कर रहे हैं। एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, पहले तो समझो कि एकात्मक होता क्या है और संघात्मक क्या होता है। यूनिटरी सिस्टम विथ फेडरल सिस्टम है ना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूनिटरी बाइसेस, इसको बोलेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूनिटरी बाइसेस। तो एकात्मक ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, जापान का है, और संघीय व्यवस्था कहां की है, अमेरिका और कनाडा की है। यह भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो एकात्मक लक्षण ब्रिटेन और फ्रांस के, और संघीय लक्षण अमेरिका और कनाडा के। लेकिन अब एकात्मक क्या होता है और संघीय क्या होता है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है दोस्तों, यहाँ पर आम वाला बेचने वाला आ जाता है, इसलिए मैंने एकदम से हाथ करा था कैमरामैन साहब को, है ना। तो एकात्मक सरकार क्या है और संघात्मक सरकार क्या है, पहले ये समझो, तब जाके ये लाइन समझ में आएगी। भैया पहले संघात्मक सरकार समझो, संघात्मक क्या होता है, फेडरल क्या होता है और यूनिटरी क्या होता है, ये समझो। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, संघात्मक और एकात्मक सरकार, इनको बाद में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का भी अस्तित्व होता है। संघात्मक सरकार का मतलब होता है वहां पर दोहरी सरकार होगी, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी अस्तित्व होगा। मतलब संविधान के द्वारा उनको क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा, पावर्स का डिवीजन होगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा।
केंद्र के अपने पावर और राज्य के अपने पावर। अस्तित्व रहेगा राज्य सरकार का, मामा जी का अस्तित्व है, मोदी जी का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व है, क्योंकि संविधान के द्वारा इनको भी पावर मिला है राज्य में, उनको सेंट्रल में पावर मिला हुआ है, शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा। और उदाहरण इसका सबसे अच्छा अमेरिका, सबसे अच्छा संघात्मक सरकार का क्या है उदाहरण, अमेरिका। केंद्र के साथ साथ यहाँ पर राज्य सरकार का भी अस्तित्व होता है, वहां पर दोहरी सरकार है, वहां पर दोहरी नागरिकता है, वहां पर क्या है, दो न्यायपालिका है, राज्य की अलग केंद्र की अलग। लेकिन हमारे यहाँ पर संघात्मक लक्षण अपना है, केवल संघात्मक नहीं है, ठीक है। अब आप बात करें एकात्मक सरकार की। एकात्मक सरकार में क्या होता है, समस्त शक्तियां केंद्र के पास निहित होती है या राष्ट्रीय सरकार के पास या नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है। इसमें राज्य सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। हालांकि केंद्र सरकार जो है क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, केंद्रीय सरकार क्या कर सकती है, क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। इसमें शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता। यहां पर दादाजी ही पावरफुल है, मदर और फादर को कोई भी शक्तियां नहीं मिली है, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं। भैया एकात्मक सरकार है तो शक्तियों का क्यों विभाजन करेंगे। इंग्लैंड सारा पावर किसी के पास में रहेगा, एक ही पर्सन के पास में रहेगा, सेंट्रल के पास में जो गवर्नमेंट है क्षेत्रीय सरकार उसी के पास में पावर रहेगा। इसलिए ये क्या हो गया, एकात्मक सरकार। अगर आप सिर्फ लिखा हुआ आएगा एकात्मक सरकार, 3 पॉइंट्स आप डाल नहीं पाओगे अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो, सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स नहीं बनाओगे तो। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, भूल जाऊंगा नहीं तो मैं, ठीक है। तो एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार समझ में आई। अब बात को समझो कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था कैसे है। एकात्मक ब्रिटेन और फ्रांस जापान का भी है, संघीय व्यवस्था अमेरिका और कनाडा में और भी देशों में है। लेकिन भारत में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, मतलब हमने दोनों के लक्षण को अपनाया है। तो भारत के एकात्मक लक्षण कौन से और भारत के संघीय लक्षण कौन से, संविधान में कहीं पर लिख के नहीं रखा हुआ है, लेकिन हमको समझना उस चीज से। एकात्मक लक्षण भारत का एक सशक्त केंद्र, ना तो एकात्मक है ना ही संघीय, दोनों का सम्मिश्रण है। एक सशक्त केंद्र मतलब संघ सरकार है, मतलब हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन फिर भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ज्यादा देके रखी है, इसीलिए एक सशक्त केंद्र की बात कर रहे हैं। मतलब पावरफुल कौन है, सेंट्रल है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, राज्य की कोई अलग नागरिकता नहीं है और भारत की कोई अलग नागरिकता नहीं है, सिर्फ हमारे पास भारत की नागरिकता है, एक ही नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, राज्य की अलग, स्विट्जरलैंड में भी है, और कहां पर, अमेरिका की अलग नागरिकता और राज्य की अलग नागरिकता, लेकिन हमारे यहां पर एकल नागरिकता। क्यों, इनका ड्रीम था कि हम लोग पहले से भाषा के आधार पर बटे हैं, जाति के आधार पर बटे हैं, धर्म के आधार पर बटे हैं, फिर हम लोग क्या है और भी चीजों के आधार पर बटे हुए हैं, लेकिन हम नागरिकता के आधार पर नहीं बटना चाहते। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, भारत की बंधुता बढ़ाने के लिए इन लोगों ने एकल नागरिकता को अपनाया था। किसने, हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि, लेकिन हम उसको आज भी कारगर नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, एक संविधान, राज्य का एक संविधान है और सेंट्रल का एक संविधान है, ये एकात्मक लक्षण ही, अलग अलग संविधान नहीं है, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान मतलब इमरजेंसी की हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, फिर उसके बाद में फाइनेंशियल इमरजेंसी। मतलब राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 में दे रखा है। साहब जब कभी भी हमारे यहां पर इमरजेंसी लगेगी तो सारा पावर किसके हाथ में आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। अरे यार, आपके ऊपर जब दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, तो पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो उसको कंट्रोल कर पाना ज्यादा आसान है कि नहीं है। जैसे अभी तो हमारा कोई आपातकाल नहीं लगा, सिर्फ लॉकडाउन लगा हुआ है इस बीमारी के कारण, तो अगर पावर एक ही व्यक्ति संभाल के रखेगा तो आसान होगा। वरना जैसे दिल्ली में अलग लोग लॉकडाउन तोड़कर भाग रहे हैं, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, तो अगर पावर सिर्फ एक के पास रहेगी तो उस चीज को संभालना आसान है, हम दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। कहीं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो मामा जी क्या करेंगे, जो भी करेगा सेंट्रल करेगा, अपने आप पावर चली जाएगी। ये सबसे इसका स्पेशल है हमारे संविधान का। फिर उसके बाद बात करें संघीय व्यवस्था की, तो इसमें दोहरी सरकार होती है, राज्य की और केंद्र सरकार। शक्तियों का इसमें विभाजन होता है, शक्तियों का इसमें विभाजन, ये पढ़ा तब ये आसान लग रहा है ना, ये पढ़ा तब ये आसान लगेगा। संविधान इसमें क्या होता है, सर्वोच्च होता है, मतलब न राज्य को ज्यादा पावर है, ना सेंट्रल को, ना न्यायपालिका को, सबसे ऊपर कौन होगा, संविधान होगा। ये किसकी विशेषता है, फेडरल गवर्नमेंट की विशेषता, संघीय व्यवस्था है। फिर द्विसदनीयता, बाइकैमरल सिस्टम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर विधानमंडल होगा स्टेट में, मतलब विधानसभा और विधान परिषद होगी। ये चीजें समझ में आई, फंडा हुआ क्लियर। दोहरी चीजें होगी इसमें, मतलब डबल, लेकिन ना तो हम ये है ना हम ये है, इन दोनों का मिला जुला रूप, इसीलिए एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, और इसी से 10 क्वेश्चन बनेंगे। इससे रिलेटेड मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो डालने वाला हूं। इसके बाद धीरे धीरे सब चीजें होती रहेंगी। कैसे आएंगे क्वेश्चन वो भी मैं बताऊंगा। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग ध्यान रखें। अब आगे देखिए कौन सा देखना है। हाँ तो फ्रेंड्स, अपना ये संघीय शब्द थोड़ा सा बच गया था, मैं भूल गया था संघीय शब्द वाला।
देखो, हमारे पूरे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, यूनियन शब्द इस्तेमाल किया है। संघीय शब्द हमारे पूरे संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं, जैसे एकात्मक सरकार बताया, संघीय शब्द बताया। तो क्या हुआ, आर्टिकल 1 आपसे कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। हमने संघ शब्द इस्तेमाल किया, संघीय नहीं किया है। और संघीय मतलब मैंने बता चुका हूं क्या हुआ है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इससे दो मतलब निकलती है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इससे दो बातें निकलती है। पहला तो ये कि राज्यों से हमने कोई समझौता नहीं किया है, और दूसरा ये कि राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये छूट गया था, इसको अपन हटाते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो आप लोग, ठीक है, ये अपन हटाते हैं इसको यहां से। अब अपन क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। 100% रटे होंगे बहुत सारी चीजें इसमें से, देखो समझ में आएगा आप लोगों को। संविधान की विशेषताओं में सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। देखो, सरकार का जो स्वरूप होता है उसमें अध्यक्षीय भी आता है और संसदीय भी आता है। इस पर बहस चली थी चुनौतियों के टाइम पे, मैंने आपको बताया भी था। तो सरकार का संसदीय स्वरूप हम लोगों ने अपनाया। संसदीय सरकार की क्या विशेषता होती है, क्या कमियां होती है, गुण दोष अध्यक्षीय सरकार के क्या होते हैं, इससे भी रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो देखो, पहले इसको समझो, संसदीय सरकार का स्वरूप होता क्या है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग पर आधारित होता है। अब विधायिका मतलब लेजिस्लेचर और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव। विधायिका मतलब बोले तो संसद की बात कर रहे हैं हम, और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव। अब कार्यपालिका, संसद को अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना है, कार्यपालिका और एग्जीक्यूटिव को भाग 5 में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि प्रीलिम्स में दे रखा है, इस बार मेंस में उसने लिखा कुछ नहीं है, समझाऊंगा वो कैसे भी। और नाम मात्र, अब संसदीय सरकार की एक विशेषता ये भी है कि इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और वास्तविक कार्यपालिका होती है। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति हमारे क्या है, चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रधानमंत्री हमारे चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो हम लोगों ने मोदी जी को वोट डाला, है ना, मोदी जी को वोट डाला, तो वास्तविक पावरफुल पर्सन कौन है, मोदी जी, मतलब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री। तो वो वास्तविक कार्यपालिक हुई, रियल एग्जीक्यूटिव हुआ। और वो क्या हो गया, अपना नाम मात्र की कार्यपालिका, कौन, हमारे जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, वो क्या हो गए, हमारे नाम मात्र की कार्यपालिक हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए। मतलब उनके पास पावर्स तो है, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। उनके पावर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद कर रही है उनके पावर्स का इस्तेमाल। आगे हम लोग बात करें, अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में है और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में है। तो हम लोगों ने ब्रिटेन से हमारी संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। छठा पॉइंट देखें, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय मतलब होगा, हाँ कहाँ चले गया, फेडरल सिस्टम, ये वाला लिखा नहीं है मैंने दोस्तों शीट, हाँ ठीक है, नहीं ये वाला नहीं लिखा है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, मैं नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मतलब इंग्लिश में। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, पहली बात तो ये संप्रभु का मतलब आपको वहां समझ में आया होगा, पुराने वीडियो में मैंने बता चुका हूं संप्रभु का मतलब क्या होता है। अब संसदीय संप्रभु आ गया यहां पर, और न्यायिक सर्वोच्चता आ गया। ब्रिटेन की जो संसद है वो संप्रभु है, और न्यायिक सर्वोच्चता वाला जो सिद्धांत है हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है। हालांकि हमारा आर्टिकल 21 कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, न्यायिक सर्वोच्चता को अमेरिका से लिया हुआ। और ना हमने संसद को संप्रभु बनाया, ना हमने न्यायालय को सर्वोच्च बनाया। हमारे ऊपर सबसे ऊपर कौन है, संविधान सर्वोच्च है। तो हमने संसदीय संप्रभुता को और न्यायिक सर्वोच्चता को, दोनों को क्या कर दिया, समन्वय बना दिया, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया। मतलब ये सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। अब वो सहयोग का सिद्धांत कैसे, जैसे कि आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 13 में नहीं लिखा है, ध्यान रखना, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। संविधान में कहीं पर नहीं लिखा आर्टिकल 13, उसका आधार न्यायिक समीक्षा है, ये बात जरूर है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति दे रखी है उसको आर्टिकल 13 के तहत आधारित है वो। उसके तहत वो क्या कर सकता है कि जितने भी संसदीय कानून है उनको असंवैधानिक घोषित कर सकता है अगर हो तो। जैसे कि मान लो 3 तलाक का कानून किसने बनाया, हमारी पार्लियामेंट ने बनाया। अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट को, अगर आपकी न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि ये जो कानून बनाया है ये असंवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो उसको रद्द कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो ये क्या हो गया, हमारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो गया। मतलब वहां पर भी उसका अधिकार है। अगर कोई असंवैधानिक कानून बना देती है हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट जो हमारी, तो फिर क्या करा, जुडिशियल पावर देके रखे हमारे न्यायपालिका को। वरना तो ऐसे जो पावरफुल गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी मोदी जी सरकार में है और उनके पास तो मेजोरिटी भी है, तो पूरा संविधान उलट पुलट कर सकते हैं वो लोग। तो इसीलिए ये क्या हुआ, न्यायिक समीक्षा की पावर दी किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। अब क्या हुआ, संसद के पास भी पावर है, तो संसद को जो शक्ति मिली है अपने संविधान में संशोधन करने की, उसके तहत वो क्या कर सकती है, एक बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसके तहत आधे से अधिक संविधान संशोधन कर दिए गए, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बाद में बहुत सारे चेंजेस किए गए 44 वाले में। तो संसद क्या कर सकती है
अपनी शक्तियों के तहत बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं संसद को भी पावर मिला है, तो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो गया है, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित हो गया, इन दोनों का सहयोग स्थापित हो गया। अगर ये संशोधन करती है और न्यायपालिका को लगता है कि तो गलत तरीके से संशोधन किया गया, तो अपनी न्यायिक समीक्षा के पावर आर्टिकल 13 के तहत वो क्या करेगी, उसको रद्द कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। फिर संसद कुछ ना कुछ अपनाएंगे। ये चीज मैं आपको अपने संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत जो मैं समझाने वाला हूं और बेसिक स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत जो आया है केशवानंद भारती में, वहां बहुत ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को, क्योंकि हम लोगों को ये टॉपिक में अलग से दे रखा है। मूल ढांचा का सिद्धांत क्या है, याद रखिए। जिस किसी ने पुराने बंदे ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स राज्य पढ़ा है, 100% गारंटी है कि इस बार आपको समझ में आएगा। पहले आप लोगों ने सिर्फ 4 नाम रटे हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, मैं समझाऊंगा कैसे याद रखना है आपको, क्या है उसका तरीका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत से मतलब क्या होता है और स्वतंत्र से क्या मतलब होता है, हम सिर्फ रट लेते हैं कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, हम लोग ये रट लेते हैं। लेकिन है क्या, समझा किसी ने कभी? तो आज समझो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है। बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट न्यायालय, अवर न्यायालय आ जाएंगे, जिला अदालत आ जाएगी हमारे पास में, निचली अदालत आ जाएगी हमारे पास में, लोक अदालत आ जाएगी। ये एकीकृत समझ गया। ये समझना नहीं हुआ, ये रटना हुआ। समझो कैसे है। न्यायपालिका का हमारे यहाँ पर सिंगल सिस्टम है, एकल तंत्र है। केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य कानून भी लागू करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी 27% वाला आरक्षण कहाँ गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हाई कोर्ट में चल रहा है केस। हाई कोर्ट से क्या हुआ, अगर मान लो 27% के पक्ष में गया तो जाएगी बात कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर पिटीशन दायर होगी, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। तो केंद्र ने जो कानून बनाया है और राज्य ने जो कानून बनाया उसके साथ साथ में क्या होता है, एकल न्यायपालिका हमारे ऊपर। तो केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य कानून को भी लागू करवाने का काम किसका है? हमारी न्यायपालिका का काम है। तो इस वजह से ये एकीकृत है। दूसरा पॉइंट समझो, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जितने भी उसके न्यायाधीश है सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब एक पर्सन नियुक्ति कर रहा है, मतलब एकीकृत हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को यदि हमको हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस है यदि उनको पद से हटाना है तो पार्लियामेंट हटाएगी। आर्टिकल 124(4) के तहत इसकी एक प्रोसेस है, आर्टिकल 124(4) के साथ, जिसको हम लोग महाभियोग जैसी प्रक्रिया बोलते हैं, इंपीचमेंट जैसी प्रोसेस बोलेंगे, ना कि महाभियोग। महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम लोगों के सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे रखा है, काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब यहां पर ये वाली प्रोसेस पूरी बताऊंगा। ये प्रोसेस बहुत लंबी है, एक वीडियो पूरा खा जाएगी। तो इसलिए ये समझो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट के लिए अलग से विधानमंडल में कोई अमेंडमेंट नहीं लाया जाता, कोई महाभियोग प्रक्रिया नहीं लाई जाती, चाहे वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो। कहां पर? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में होगा। मतलब हुआ एकीकृत। एकीकृत हुआ कि नहीं? राज्य को कोई पावर नहीं दी ना। समझे बात को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वेतन भत्ते, मतलब उनकी सैलरी अलाउंसेस, रिटायरमेंट, सब कौन डिसाइड करता? पार्लियामेंट, संसद, ना कि विधानमंडल। मामा जी वगैरह कोई डिसाइड नहीं करता है। कौन डिसाइड करेगा? संसद, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। हुआ एकीकृत। आया फंडा, हुआ क्लियर कि क्यों एकीकृत है, सिंगल क्यों है, समझ में आया? ये देखो इंग्लिश में बता देता हूं एक बार, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, फंडा हुआ क्लियर। एकीकृत का मतलब समझ आया। अब समझो स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे है, इसको स्वतंत्रता कैसे मिली है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब आज समझ लो कैसे है स्वतंत्र। पहली बात तो इसको कार्यकाल की सुरक्षा है। 3-3 मार्क्स में क्वेश्चन बनेंगे, ये 5 में अपने आप बन जाएगा। आपका काम बनेगा 3-3 मार्क्स में लिखने के लिए। संसद हटाती है, ना कि कार्यपालिका। पहली बात तो समझो कार्यकाल की सुरक्षा कैसे है। इनको जब अगर नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? क्या बोलते हैं, हाँ, नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। नियुक्ति करने के लिए एक अलग से प्रणाली है, कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं उसको। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कॉलेजियम प्रणाली होती क्या है, कैसे नियुक्ति प्रोसेस है। ठीक है, तो इनको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है, इनको पद पर रहते हटाया नहीं जा सकता। ठीक है। दूसरी बात, संसद हटाती है, ना कि कार्यपालिका। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हटाती है, नहीं हटाती है, पार्लियामेंट हटाती है। अब ये कार्यपालिका कौन हो गया? आपके मोदी जी, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, जितने भी मंत्री हैं सब। लेकिन पार्लियामेंट में कौन आएगा? लोकसभा आएगी, राज्यसभा आएगी और साथ साथ में राष्ट्रपति आएगा। तो पार्लियामेंट हटाती है, ना कि कार्यपालिका हटाती है। सरकार चाहे तब हटा सकती है अगर ऐसा होता तो। इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट को दिया हुआ पावर्स, इसीलिए इनके कार्यकाल स्वतंत्र न्यायपालिका है। वरना सर मोदी जी चाहते तो तब उनकी मर्जी का बिठा देते वहां पर और उसको हटा देते, कभी भी किसी को हटा सकते थे। इसलिए हम लोगों ने पावर देके रखा कि इसको पार्लियामेंट को, चाहे हाईकोर्ट का चाहे किसी भी चीज का हो। कॉलेजियम प्रणाली के तहत नियुक्ति होती है, सरकार की कोई भूमिका इसमें नहीं होती। पद पर रहते हुए नकारात्मक परिवर्तन नहीं, इसीलिए इनको स्वतंत्रता मानी जाती है।
इनके अंदर नेगेटिव चेंजेस नहीं हो सकते, इनके सैलरी जो है वो पद पर रहते हुए कम नहीं की जा सकती, बढ़ाई जरूर जा सकती है, नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग नहीं डाल सकते हैं उसके अंदर। तो ये होती है स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब। अब कुछ आगे के जो टॉपिक्स है वो हम लोग देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो कुछ अन्य विशेषताएं हम लोगों को देखनी है। क्वेश्चन कैसे लिखना है 11 मार्क्स में आएगा, तो मैं आप लोगों को अब बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डील करना है। अभी तो मैंने सिर्फ समझाया था। अन्य विशेषता समझो। अन्य विशेषताओं में त्रिस्तरीय सरकार, 3 स्तरीय सरकार हमारे यहाँ पर होगी। केंद्र की अलग सरकार, राज्य की अलग सरकार, और हमारे यहाँ पर क्या स्थानीय सरकार की बात करें, मतलब पंचायत आ जाएगा, नगर निगम आ जाएगा, नगर पालिका, महापौर वगैरह। इसको अपने को अलग से पढ़ना है, ये अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में, टॉपिक के रूप में हम लोग को दे रखा है, सॉरी सब्जेक्ट या टॉपिक के रूप में दे रखा है। ठीक, फिर उसके बाद करें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में अभी आपको क्या समझाऊंगा, 5 मिनट लगते हैं फंडामेंटल, नहीं काफ़ी डिटेल लगेगा। तो ये भी हमारी एक विशेषता है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया भाग 3 में। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, पूर्व में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन ये अपने आप को अलग से टॉपिक पढ़ना है अपने को, इसके ऊपर बहुत लंबे लेक्चर्स बनेंगे। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, नागरिकता का अलग टॉपिक पढ़ना है, भाग 2 में हमको नागरिकता देके रखी है, ये भी हमारी एक विशेषता है। फिर उसके बाद बात करें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों को दे रखी है, आर्टिकल 51 का 51A में दे रखी है। वो सारी ड्यूटीज पढ़नी है, उनका क्या महत्व है, क्या औचित्य है, वो कारगर है कि नहीं वर्तमान में, ये सारी चीजें पढ़नी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोगों को पढ़ना अलग से, हम लोगों को भाग 4 में दे रखा है। नीति निर्देशक तत्व और इसके बीच में क्या अंतर, काफी डिटेल में पढ़ना। ये सब हमारे संविधान की क्या है, विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो उसको जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना वोट डालने का अधिकार होगा। पूर्व में ये आयु कितने साल थी, 21 वर्ष थी, लेकिन उसको 16 नहीं है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा क्या कर दिया गया, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, बताऊंगा कैसे लिखना है। स्वतंत्र निकाय हमारे पास में इंडिपेंडेंट बॉडीज है, हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भारत का जो सार्वजनिक धन होता है उसका संरक्षक होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये सिलेबस में ही दे रखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी हमको इसको पढ़ना है। निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार के जो चुनाव होते हैं और राज्य सरकार के जो चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में UPSC है, ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। निकाय का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बॉडीज, स्वतंत्र निकाय। फिर स्टेट PSC हमारे पास, जैसे आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो, तो ये हमारे संविधान की दोस्तों विशेषता है। अब सुनो, 3 मार्क्स वाले जैसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया उसी तरीके से लिखना है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैंने बताया। अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आपको सारी डिटेल्स नहीं लिखनी है वहाँ पर, हाँ वो सिर्फ समझाने के लिए बताइए। वहाँ से मैंने जैसे आपको मान लो 6 पॉइंट्स बताए थे, 3 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना आपको। 3 पेज, 1 पेज में तो आपको इस तरीके से चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना और लास्ट वाले पेज पर ही बनाना है, और नीचे कंक्लूड करते हुए कि हमारे भारतीय संविधान की यह अनोखी, इस तरीके की अनोखी विशेषताएं। जैसा भी आप देखो, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन वो आपके हाथ में, आप कैसा देना चाहो। अलग अलग देशों के हम लोगों ने संविधान लिए हैं, संविधान से जो भी हमको अच्छी बातें लगी वो हम लोगों ने हमारे संविधान में एज इट इज उतार दी है, बिना कुछ संशोधन के तहत उतारी गई। तो आप कंक्लूजन अपने खुद बनाइए, इंट्रोडक्शन अपने खुद बनाइए, इस तरीके से वो समझ में आएगा। कंक्लूजन दिया, 1 पेज आपका ये पूरा कंप्लीट। 2 पेज में वो 6 बातें हैं, तो 3 बातें 1 पेज में, 3 बातें 1 पेज में, उसमें से थोड़ा सा मटेरियल निकाल के, अच्छा कंटेंट निकाल के आप डाल दो, आपका काम बनेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपको ये वाला अकेला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पूछे आपसे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे 11 मार्क्स में, सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो लिखना है। दोस्तों आया फंडा समझ में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा कि हम लोगों ने जो संविधान की आलोचना करनी है हम लोगों को, फिर उसके बाद में उन संविधान की आलोचना से रिलेटेड जो भी हम आलोचना करेंगे उससे अपने आप में 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, तो उनके ऊपर अलग डेडिकेटेड वीडियो रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।